जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको ठीक से नजर आ रहा है? आप अगर आगे आना चाहिए तो आगे भी। ऑल राइट। आज हम लोग सेल्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटे, और सेल्स पढ़ने से पहले मैं सब बच्चों को इस अजीम हस्ती की जियारत जरूर करवाता हूं। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है, आप इनके बालों पर ना जाइए। रॉबर्ट हुक जो है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग लेंजेस। ये लेंस बनाया करते थे। और जब ये लेंस बनाते थे, इनको पता था कि जब वो किसी लेंस के अक्रॉस देखेंगे तो उनको कोई चीज अपने ओरिजिनल साइज से हमेशा बड़ी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लेंस के आगे लिखते हैं 5x, तो इसका मतलब वो अपनी किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल साइज से 5 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। इफ यू राइट 10x, तो इसका मतलब वो 10x बड़ा करके दिखा सकता है। मगर रॉबर्ट को एक बात नहीं पता थी कि अगर आप दो लेंसेज को एक दूसरे के बिल्कुल सामने प्लेस करेंगे, अगर आप दो लेंसेज को एक दूसरे के बिल्कुल सामने प्लेस करेंगे, तो उनकी जो मैग्निफिकेशन है वो आपस में ऐड नहीं होगी, बल्कि वो मैग्निफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाने का मतलब क्या है? यानी अगर 5x और 10x का एक लेंस आप एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्टली सामने प्लेस करते हैं, तो आपको जो इमेज नजर आएगा वो 50 टाइम्स बड़ा नजर आएगा। इस बात पे इतना फोकस करने का मकसद ये है कि आपकी एएस बायोलॉजी का पहला कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो यही है कि आपको पता है या नहीं पता कि लेंसेज की मैग्निफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। कई क्वेश्चंस बनाएगा, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सो आपको, अच्छा, जो पहली चीज जो उसने इन दोनों लेंसेज को एक दूसरे के सामने प्लेस किया, तो जो पहली चीज उसने देखी वो कॉर्क था, कॉर्क। और कॉर्क के अंदर, कॉर्क आपको पता है कि प्लांट से मिलता है। प्लांट की एक छाल होती है जिसको बॉटल्स को सील करने के लिए पुराने जमाने में यूज किया जाता था, एयर टाइट करने के लिए यूज किया जाता था। तो वो कॉर्क था। और जब कॉर्क को उसने देखा तो उसको कॉर्क में कुछ रेगुलर कंपार्टमेंट्स की तरह की चीजें नजर आई। और ये रेगुलर कंपार्टमेंट्स जो उसको नजर आए, उसने इनको सेल का नाम दिया। सेल, सेल कंपार्टमेंट होता है, जेल का सेल या फलां सेल या फलां सेल, या सेल फोन भी हम इसे कहते हैं। तो इट्स लाइक अ कंपार्टमेंट फोन, राइट? वहीं से ये काम, इसका नाम सेल पड़ गया। और सेल को स्टडी करने की फील्ड को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, जो हम सेल्स को स्टडी करते हैं, दिस फील्ड इज कॉल्ड साइटोलॉजी। प्यारे बच्चों, यही वाला प्रिंसिपल जो हमने आपको यहाँ पर दो लेंसेज का बताया है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल इसी तरह आपकी माइक्रोस्कोप में अप्लाई हो जाता है। आपकी माइक्रोस्कोप जो आपने अपने स्कूल्स में जरूर देखी होगी, इस माइक्रोस्कोप में ऊपर एक आई पीस मौजूद होता है। एक लेंस आपके आई पीस में मौजूद होता है, और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद होते हैं, ये 1 2 3। और दूसरा लेंस आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में मौजूद होता है। और इन दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और हमें बिग इमेजेस नजर आने लगते हैं। इन दोनों की मैग्निफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई होती है और हमें बिग इमेजेस नजर आने लगते हैं। सो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्लास शुरू होने के 3 मिनट में ही समझा चुका हूं। अब हमें अगले कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी, और वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज अपने ओरिजिनल साइज से कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी नजर आए। कोई चीज अपने ओरिजिनल साइज से कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं कोई चीज रखता हूँ, उसका साइज 2 सेंटीमीटर है, और मैं इसके दरमियान में एक लेंस रख देता हूँ, और इस लेंस से जब आप एक इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो 20 सेंटीमीटर का इमेज बन जाता है। यहाँ याद रखने की और बहुत ही समझने वाली लॉजिकल बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इमेज एम्पलीफाई होता है, ओरिजिनल चीज का साइज कभी नहीं बदलता। ओरिजिनल चीज का साइज कभी नहीं बदलता। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। नंबर वन, कि मैग्निफिकेशन होती क्या है? कोई चीज अपने ओरिजिनल साइज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी नजर आ रही है, ये मैग्निफिकेशन होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं तो उसका ओरिजिनल साइज चेंज नहीं होता, हमेशा उसका इमेज का साइज चेंज होता है। हमें इस बेस पे आपके ओ लेवल्स में कई मरतबा क्वेश्चंस दिए जाते थे, जिसमें
आपको एक इमेज बना के दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलन ग्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलन ग्रेन है, और वो आपको ये कहते हैं कि बताओ भाई इस पॉलन ग्रेन का ओरिजिनल साइज क्या होगा। ये आपके पेपर पे ये आपके पेपर पे एक पॉलन ग्रेन बनाकर दे दिया गया, और वो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ जी इस पोलन ग्रेन का ओरिजिनल साइज क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप इस इमेज के ऊपर एक स्केल रखेंगे। इस स्केल को इस स्केल से आप दो क्रॉस बनाकर एक लाइन को मेजर करेंगे, लाइक दिस। ये आप कर चुके हैं अपने ओ लेवल में, आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, है ना। आपने मेजर किया। अब आपने ये जो मेजर किया, फर्ज कर कीजिए कि आपके पास ये साइज आया इमेज का। ये आपके पास इमेज का साइज आया 20 मिलीमीटर। आपको पता है कि मैग्निफिकेशन उन्होंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे दी हुई है। मैग्निफिकेशन उन्होंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया। अब बताओ बेटा हम क्या करेंगे इसको। हाँ जी, हम इमेज डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट नहीं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, 200। ठीक है, तो हमारे पास साइज आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या साइज आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलीमीटर। इसका मतलब ये हमारे पास किस चीज का साइज आया है, ये एक्चुअल का साइज आया बेटा। क्या हो गया आपको, ये एक्चुअल का, यानी ये ओरिजिनल पोलन ग्रेन, ये छोटा सा पोलन ग्रेन इतना सा था। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन को 200 टाइम जब मैग्नीफाई किया तो ये पोलन ग्रेन इतना बड़ा नजर आने लगा। अब अगर हम ओरिजिनल साइज यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 200 से, तो ये इतना बड़ा नजर आने लगा। अगर हम चाहते हैं ये पता करना कि ये एक्चुअली किस साइज का था, तो हम इसके इमेज का साइज लेके उसको 200 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्चुअल का साइज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर्मूला ये कहता है, आप देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज ओवर एक्चुअल। एक्चुअल क्या है, इमेज ओवर मैग्निफिकेशन। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई दो चीजें पता हो आपको, तो आप तीसरी चीज को खुद ही पता चला सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, राइट। लेकिन बेटे ये बात तो बड़ी सिंपल सी बात थी, और ये तो हम अपने ओ लेवल्स में कर चुके हैं। मगर जब हम माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स, तो फिर ये चीज इतनी सिंपल नहीं रह जाएगी। माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स में ये चीज बहुत टेक्निकल बन जाती है। अभी हम उस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है डिटेल ऑफ द इमेज, इमेज की शार्पनेस, उसकी क्लैरिटी, उसकी डिटेल। आप जब तस्वीरें देखते हैं तो आप देखते हैं इस तस्वीर की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, इस तस्वीर की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, तो आप हमेशा उस चीज को जूम करके देखते हैं। अगर जूम करने पे भी उसके पिक्सल्स ना फटे, जैसे यहाँ पर पिक्सल्स नहीं फट रहे, तो आप कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। मगर जैसे ही आप किसी चीज को जूम करें और उसके पिक्सल्स आउट हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल इसको किया जी हमने, ये देखें, क्या इसके पिक्सल्स रहे हैं या आउट हो गए, आउट हो गए। ये तस्वीर ब्लर हो गई है, इंडिविजुअल पिक्सल नजर आना शुरू हो गया हमें यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये डिटेल कैरी नहीं कर रही थी। इसीलिए जब हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ठीक इमेज बन रहा है, जैसे हम इसको जूम इन करते हैं ये फारग हो जाती है। माइक्रोस्कोपी में हम रेजोल्यूशन किस चीज को कहते हैं, हम कहते हैं एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स इज रेजोल्यूशन। दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये दो अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो रेजोल्यूशन ये होती है। अब इस रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोपी वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें आपको एक बात समझानी होगी, और वो ये कि हम जितनी भी चीजों को विजुअलाइज करते हैं, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम माइक्रोस्कोप से किसी चीज को देखते हैं तो ये जो चीज हमें नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू।
फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ व्यू का साइज कभी चेंज नहीं होता। क्यों? भाई ये एक फिजिकल फीचर है, ये उतना ही रहेगा। अगर आप किसी फील्ड ऑफ व्यू के अंदर मैग्निफिकेशन को लो कर देंगे तो आपको वहां ज्यादा सेल्स नजर आने लगेंगे, आपको वहां ज्यादा सेल्स नजर आने लगेंगे। मगर अगर आप वहीं पर मैग्निफिकेशन को हाई कर देंगे तो सेल्स का साइज तो बड़ा हो जाएगा, मगर आपको इस फील्ड ऑफ व्यू में कम सेल्स नजर आने लगेंगे, वहां पर आपको कम सेल्स नजर आने लगेंगे। क्यों? कि फील्ड ऑफ व्यू का साइज चेंज नहीं होगा। हमेशा जब कोई चीज चेंज होगी तो वो क्या चीज चेंज होगी? आपके जो मैग्निफिकेशन है इमेज की वो चेंज होगी, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस करनी थी। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि रेजोल्यूशन किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। आई गिव यू दीज नोट्स, डोंट वरी। ओके, ये मैंने आपके सामने एक स्पेक्ट्रम खोला है। इस स्पेक्ट्रम में एक छोटी सी नैरो रेंज है, जो नैरो रेंज विजिबल लाइट को शो कर रही है। और ये जो रेंज है जो इस विजिबल लाइट को शो कर रही है, ये चलती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। 700 नैनोमीटर का रीजन रेड रीजन में आता है और 400 नैनोमीटर का रीजन वॉयलेट रीजन में आता है। हम रेड कलर से अगली वेवलेंथ को देख नहीं सकते, क्योंकि रेड के आगे आती है इंफ्रारेड। हम नहीं देख सकते इसे। आपके टीवी के रिमोट के बल्ब में भी इंफ्रारेड बल्ब लगा होता है। अगर आप कैमरा से देखें तो नजर आएगा वो जलता हुआ, लेकिन अगर आप उसको बटन प्रेस करके खुद देखेंगे नजर नहीं आएगा। इसी तरह इस वॉयलेट के बिल्कुल पीछे, वॉयलेट से कम, हमारे पास अल्ट्रा वॉयलेट रीजन होता है। हम अल्ट्रा वॉयलेट को भी आसानी से नहीं देख सकते। अल्ट्रा यूवी में चीजें देखने के लिए स्पेशल लेंसेज बनाए जाते हैं या स्पेशल गैजेट्स हो सकते हैं। सो ये हमारी लिमिटेशन है। अगर ये लाइट की और हमारी आंखों की लिमिटेशन है, तो लाइट माइक्रोस्कोप की भी यही लिमिटेशन है। लाइट माइक्रोस्कोप की भी यही लिमिटेशन है। ना हम 700 नैनोमीटर से ऊपर की चीज को देख पाएंगे, और ना ही हम 400 नैनोमीटर से, 4 से नीचे देख पाएंगे हम। अभी हम वो बात करने लगे। सो इसमें हो क्या रहा है, ये जो बात हम समझा रहे हैं, हम इस बात से क्या बताना चाह रहे हैं, आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने हमने एक कोई ऑर्गेनल रखा है। फर्ज कीजिए कि हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल रख लिया है। फर्ज कीजिए कि इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हम लार्ज वेवलेंथ यानी रेड लाइट थ्रो कर रहे हैं। ये रेड लाइट जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस के ऊपर टकरा कर वापस आएगी, तो किसी न किसी सेंसर पे इसका इमेज लेके आएगी। ये इमेज कैसे लेके आती है? ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। ये इमेज कैसे लेके आती है? ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। अब जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, हम इसके कंपैरिजन में अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटी वेवलेंथ की लाइट डाल दें, यानी ब्लू वेवलेंथ की लाइट डाल दें, तो मुझे बताइए पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग रेशो किसका ज्यादा है? रेड लाइट का ज्यादा है या ब्लू लाइट का ज्यादा? ये इतनी बड़ी है, ये टकरा के ज्यादा वापस आएगी, या ये जो छोटी छोटी वेव्स हैं ये टकरा के ज्यादा वापस आएंगी? छोटी वेव्स टकरा के ज्यादा वापस आएंगी। इसका मतलब ये कि पर यूनिट एरिया ज्यादा इंफॉर्मेशन ये वेव्स लेके आएंगी, जिनका साइज बहुत ही छोटा है। ये बड़ी आसानी से इसको स्ट्राइक भी करती रहेंगी और यहां से वापस भी आती रहेंगी। इस बात से ये साबित हुआ कि हमारे पास जब छोटी वेवलेंथ हम किसी चीज के ऊपर थ्रो करते हैं, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ला सकती है, ज्यादा क्लैरिटी ला सकती है, ज्यादा शार्पनेस ला सकती है, लिहाजा वो बेटर रेजोल्यूशन देती है हमें। छोटी वेवलेंथ
ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी चीज को अगर हम किसी चीज को रेड लाइट में विजुअलाइज करते हैं और एट द सेम टाइम हम उसी चीज को किसी और लाइट में, ब्लू लाइट में विजुअलाइज करते हैं, तो ब्लू लाइट में हमें उसकी ज्यादा क्लैरिटी नजर आएगी, रेड लाइट में हमें उसकी इतनी क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। राइट। सो अब डिस्कस ये करना है, अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल ये रेड लाइट की वेवलेंथ क्या थी, 400 नैनोमीटर। अब अगर हम ये 400 नैनोमीटर की वेव इस पे फेंक रहे हैं और इस चीज का साइज है फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोमीटर, यानी 1000, चलो 1 माइक्रोमीटर कहते हैं इसको। सो 400 नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर से बहुत ही छोटी है। राइट। सो ये इजीली टकरा के यहां से वापस आ रही है। मगर अगर सामने, अगर ये वेव 400 नैनोमीटर की है, मगर इसके सामने हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट रख दें जो 20 नैनोमीटर की है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक राइबोसोम प्लेस किया हुआ है। मैं दोबारा पॉइंट आउट करता हूं, दिस वन, अगर इसका साइज 20 नैनोमीटर है, तो बताइए, आर देयर फेयर चांसेस कि ये इसके साथ टकरा जाएगा, ये वेव? नहीं, बहुत कम चांस है। और अगर टकरा भी जाएंगी तो कितनी वेव्स टकरा जाएंगी, और टकरा भी जाएंगी कितनी वेव्स यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आके इसका इमेज बना सकेंगी? इसका इमेज नहीं बन सकेगा। हमारे पास कोई लीस्ट लिमिट तो होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट क्या हो सकता है, कि ये वेव लीस्ट किस साइज का इमेज बना सकती है। तो इसका आंसर है हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। ये देखिए, मैंने यहां लिखा, एज द वेवलेंथ साइज इज डिक्रीज्ड, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस, सो द वेवलेंथ रिजल्ट्स सो शॉर्ट वेवलेंथ रिजल्ट्स इन बेटर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी के अंदर। और रेजोल्यूशन है क्या? इट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल, लाइट माइक्रोस्कोप की जो लोएस्ट वेवलेंथ उसमें यूज हो रही है वो कितनी है? 400 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। ये देखिए, फर्ज कीजिए कि हम ये जो वेव फेंक रहे हैं इसके ऊपर, ये 400 नैनोमीटर की वेव है। ये 200 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर बेशक ही एक ब्लर इंफॉर्मेशन वापस लाएगी, लेकिन ले जरूर आएगी। हम ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि देयर इज समथिंग देयर। तो हम ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन इज हाफ ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ दैट इज यूज्ड। मगर वही वाली बात, यहां पर हमारी लाइट माइक्रोस्कोप की ये लिमिटेशन है कि हम 200 नैनोमीटर से छोटी चीज को नहीं देख पाएंगे। हम 200 नैनोमीटर से छोटी चीज को, प्यारे बच्चों, नहीं देख पाएंगे। ये हमारी लाइट माइक्रोस्कोप की एक लिमिटेशन है। तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है हमारा, वो वॉयलेट से लेकर रेड तक चलता है। ठीक है, जिसमें वॉयलेट लोअर्स्ट रीजन में आता है जो कि 400 नैनोमीटर है, और रेड हाईएस्ट रीजन में आता है जो कि 700 नैनोमीटर। राइट। अच्छा, अब अगली बात हम करेंगे, और अगली बात जो हमने इंपॉर्टेंट करनी है वो करनी है कि हम माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशंस कैसे करें। हम माइक्रोस्कोप के जरिए किसी चीज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज का ओरिजिनल साइज क्या हो। मगर उससे पहले जरा ये फॉर्मूला जेन में रख लीजिए, कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है। आपको बहुत ही ज्यादा ये चीज यूज करनी पड़ेगी अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में। बहुत ही ज्यादा ये चीज यूज करनी पड़ेगी कि आपको मिलीमीटर को माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000। माइक्रो को नैनो में करना चाहते हैं तो अगेन मल्टीप्लाइड विद 1000। और इसका इनवर्स, इसको नोट करिए।
जी मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, जब तक आप इसको नोट कर रहे हैं, बताइए आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए। अनस नदीम, कैन यू हेयर मी बेटे? ये फिर कोई अपने आप को रीनेम करने के लिए मेरी स्क्रीन पे एनोटेशंस कर रहा है। माइक खोल के बोला करो ना यार। वी हैव आयशा खालिद, वी हैव ईशा खान, रामीन एंड रोमैसा अहमद। ऑलराइट, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सिंस इट्स अ क्रैश कोर्स आई एम गोइंग टू क्रैश ऑल ऑफ यू। चलिए थोड़ा तेज पढ़े, ठीक है, मगर साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्यों ना मैं आपको जरा साथ ही पहले इस इन बातों से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा दूं, ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें एग्जामिनर इनके बारे में पूछने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज मैं सपोर्ट ग्रुप में ये नोट्स भी शेयर, ये वाली सब टॉपिकल फाइल भी शेयर करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होगा? ये मैग्निफिकेशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन एज सेपरेट। तो और क्या था रेजोल्यूशन? यही तो रेजोल्यूशन था। डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट टू पॉइंट्स दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, या ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट। ट्वाइस द वेवलेंथ तो नहीं होती, ये तो कितनी होती है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। फिर कहता है एक स्पेसिमन देखा, एक स्पेसिमन व्यू किया उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 510 नैनोमीटर। If the same specimen is viewed under the same conditions but using red light with a wavelength of 650, what effect will this have on magnification and what on the resolution of the microscope? बताइए बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए इसका? पहले क्या थी? वेवलेंथ 510, बाद में वेवलेंथ इन्होंने क्या कर दी? 650। बढ़ा दी कि घटा दी? इंक्रीज कर दी। रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? हाँ, डिक्रीज। डिक्रीज होनी चाहिए। छोटी वेवलेंथ से बेहतर रेजोल्यूशन बनती है। अभी हमने वो ब्लू और रेड लाइट आपको दिखाई थी ना? ठीक है जी। और मैग्निफिकेशन को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मैग्निफिकेशन तो लेंसेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। तो क्या आंसर होगा कि रेजोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी और मैग्निफिकेशन विल रिमेन द सेम, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, उसने कोई लेंसेज के सीक्वेंस में चेंज नहीं किया है। ये लें जी, ये क्वेश्चन देख। Which combination of lenses for a light microscope will give the greatest magnification? बताओ बेटा, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? डी। ये कितनी आ रही है? 500। ये कितनी आ रही है? 400। ठीक है। ये कितनी आ रही है? 40, पता नहीं कितनी आ रही है। ये 15 × 100 कितनी आ रही है? 1500। तो ये वो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस पर क्वेश्चन आया ना कि आपस में क्या होती है? मैग्नीफाई होती है। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के दो चार क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों। वो कहता है विच साइज रेंजेस कैन बी व्यूड। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विच साइज रेंजेस कैन बी व्यूड यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। बताओ बेटा, आप ही बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। मुझे बताओ लाइट माइक्रोस्कोप की मिनिमम रेजोल्यूशन क्या थी? अभी हमने डिस्कस की, क्या थी वो? 400 का हाफ क्या था? 200। तो बताएं, क्या वन की कैटेगरी में आना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर देख पाएगा? नहीं। ये टू ये कैटेगराइज कर दिया उसने, 100 से 1 माइक्रोमीटर, इसको देख पाएगा? देख तो पाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ कहीं 200 से ऑनवर्ड, लेकिन इस कैटेगरी को तो नहीं देख पाएगा क्योंकि इसमें तो लो भी आ रही है।
तो फिर क्या होना चाहिए, 3 and 4। तो 3 and 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ द साइजेस ऑफ द स्पेसिमेन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जब आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आप उसका साइज कैसे मेजर करेंगे। ये अभी आपके सामने जो इमेज नजर आ रहा है आपको, ये एक बड़ी मजे की चीज है। इसको कहते हैं आई पीस ग्रेटिक्यूल। इसका नाम होता है, लेट्स वेस्ट सम टाइम, इसका नाम होता है आई पीस ग्रेटिक्यूल। ठीक है। इस पे होती है 100 डिवीजन्स। इस पे होती है 100 डिवीजन्स। ये जो 100 डिवीजन्स इसके ऊपर है, आप ये कहाँ रखी होती हैं बेटे, जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज को देखना होता है तो आप क्या करते हैं। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पर आपने उस चीज, ये वो सामने चीज है, और यहाँ पर आपकी आंख है। ये तो इल्यूमिनाटी वाली आंख बन गई। क्या करते हैं आप, आपने जिस चीज को विजुअलाइज करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास को इन बिटवीन रखते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास को इस चीज के अक्रॉस रखते हैं, आगे रखते हैं। कौन सी पोजीशन ठीक है, ए या बी। बी। अगर आप बी कहती ना बेटा तो आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता था। मैग्नीफाइंग ग्लास उन दो चीजों के दरमियान रखा जाता है जो आपने देखनी है, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो आईपीस ग्रेटिक्यूल होता है, हम इसे आईपीस ग्रेटिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आईपीस के लेंस के ऊपर रखा हुआ होता है। सो आप इस सेल के थ्रू, इस लेंस के थ्रू एक सेल को देख रहे हैं, फर्ज कीजिए। ठीक है जी, ये आपने देखा। आपने कहा जी इसको कैलकुलेट करना है जी, इसका साइज क्या होगा। कोई बात नहीं, आप यहां से एक लाइन लगाएं, यहां से एक लाइन लगाएं, और कैलकुलेट करें कितने डिवीजन आ रहे हैं। फर्ज करें जी यहाँ पे 24 डिवीजन आ रहे हैं। आप कहते हैं जी ये इसका साइज है 24 डिवीजन। ठीक है, 24 डिवीजन आए थे। भाई हमें तो पता ही नहीं है कि ये एक डिवीजन का साइज क्या है। क्यों, कि अगर आप इसका साइज डबल, इसकी मैग्निफिकेशन डबल कर देंगे, तो ये जहां पहले आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, वहां ये आपको इतना बड़ा नजर आने लगेगा। ये लें, अब क्या होगा, इसका साइज चेंज नहीं होगा 100 वाली डिवीजन का। क्यों, ये लेंस के ऊपर पड़ी है, ये लेंस के, ये ऑब्जेक्ट के और लेंस के दरमियान में नहीं पड़ा हुआ, ये लेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हमने, अगर ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर पड़ी हो, मैग्नीफाई थोड़ी होगी। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। हमें यहां समझना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए इस एक डिवीजन की, जिससे हम समझ सकें कि इसका साइज क्या है। हम क्या करते हैं, हम फर्ज करें जी यही वाले सेल को, अभी हम 24 डिवीजन कहते हैं, हमने यही वाले सेल को मेजर करना है। हम क्या करते हैं, हम इस सेल की स्लाइड को नीचे से रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ एक और स्लाइड रखते हैं। यहाँ जो हम दूसरी स्लाइड रखेंगे बेटे, उस स्लाइड में एक स्केल होगा जिसकी ऑलरेडी हमें पता होगी क्या डिवीजन है। मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक डिवीजन है 0.1 मिलीमीटर के बराबर। अब आप क्या करेंगे, आप कंपेयर कीजिए इस मैग्निफिकेशन के ऊपर। फर्ज करें जी ये मैग्निफिकेशन थी 1000, ठीक है।
आप कंपेयर कीजिए कि ग्रेटिक्यूल की कितनी डिवीजन 0.1 mm के बराबर आ रही है। ग्रेटिक्यूल की कितनी डिवीजन 0.1 mm के बराबर आ रही है? बताइए बताइए गीति, कितनी आ रही है? जी यहाँ पे 40 आ रही है बिल्कुल। अब हम एक 40 डिवीजन में से एक डिवीजन का साइज निकालना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? जी, हम किसको किससे डिवाइड करेंगे? नहीं, हम 40 के 0.1 टुकड़े नहीं करना चाहते, हम 0.1 के 40 टुकड़े करना चाहते हैं। बिकॉज ये वैल्यूज हमें नोन नहीं है, ये वैल्यू हमें नोन है। अगर हम 0.1 को डिवाइड करते हैं 40 से, हमें पता चल जाएगा कि इसके एक डिवीजन का साइज कितना है। हमारे पास जो भी आंसर आएगा, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो किस में आ रहा होगा? मिलीमीटर। और मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस आंसर को क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर आया 0.0025, 1000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 25 माइक्रोमीटर। आ गया? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इसकी एक डिवीजन का साइज आया, इसकी एक डिवीजन का साइज आया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये सेल कितनी डिवीजन्स का आया था? 24। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे सेल का साइज क्या था। मगर मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपको इसकी और एग्जांपल्स देके भी समझाऊंगा। पहले आप जरा इसको एक बार गौर से देखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। अब देखिए जरा, ये देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर डबल वर्किंग कर दी है। सेम सेल को, ये यही वाला सेम सेल है जिसको मैंने यहाँ दूसरी तरफ इसका मैग्निफिकेशन बढ़ा दी। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितनी है? 1000। यहाँ मैग्निफिकेशन कितनी है? 500। पहले 500 वाले को देखिए, मैंने क्या किया कि 0.1 mm इज इक्वल टू कितनी डिवीजन आ रहा था यहाँ पर? 15 डिवीजन। ठीक है, हमने क्या किया? 0.1 को, सॉरी 35 डिवीजन, यहाँ पे 35 डिवीजन के बराबर आ रहा है। ठीक है, और सेल का साइज 15 डिवीजन था। हमने 0.1 को 35 से किया, हमारे पास जो आंसर आया 1000 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक ग्रेटिक्यूल की डिवीजन का साइज आया 28 माइक्रोमीटर। तो फिर हमने क्या करना था? 28 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 15 से। ये आंसर आ गया 42.8। मगर जैसे ही बेटे हमने इसको 1000 पे लेके गए, जैसे हम इसको 1000 पे लेके गए और हमने फिर इसको कंपेयर किया, अब यहां पर जो हमारे पास आंसर आ रहा था ये 70 डिवीजन आ रहा था, यहां से लेके यहां तक। अब ये 70 डिवीजन के बराबर आ रहा है 0.1 मिलीमीटर। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फैक्टर आया 1.4 माइक्रोमीटर। अब ये सेल कितनी डिवीजन का आ रहा है? 30 डिवीजन का, यहां से डबल हो चुका है। अब इस 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, हमारे पास अगेन वही आंसर आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो हुआ। सो इस मेथड के जरिए, नो मैटर, इस मेथड के जरिए नो मैटर कि हमारा क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन चेंज हो गया, इमेज बड़ा नजर आने लगा, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट साइज ऑफ आर पोलन ग्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। All right. Now what I'm going to do is I'm going to send you some of the questions, past paper questions की video right now in your group. Are you added in this group by the way? Yes. हाँ जी, पहले पहले मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।